हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। और हमने पढ़ा था विद्युत धारा वाला चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आगे है चालक के विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी चालक का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पर उसकी डिपेंडेंसी रहती है। तो देखिए, चालक तार का एक कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर हो। तो चालक तार का विद्युत प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड रहता है? तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ पर। तो सबसे पहले है चालक तार की लंबाई पर। किसी चालक तार का जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, मीन्स आर प्रोपोर्शनल एल। आर प्रोपोर्शनल एल। दूसरा होता है, इसका मतलब हुआ कि तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि आर प्रोपोर्शनल किसके है? लंबाई के। यानी तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा है चालक तार के क्षेत्रफल पर। पहला किस किस पे हो गया? लंबाई पर डिपेंडेंसी हो गई। दूसरा हो गया एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तार का जो रेजिस्टेंस होता है, चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आर प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1/a। आर प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1/a के। यानी लंबाई, पहला क्या था? पहली डिपेंडेंसी थी आर प्रोपोर्शनल एल। आर जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? एल के। यानी तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा था आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी आर प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इसका मीन्स हुआ कि तार जितना ज्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम होगा। तार जितना ज्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है थर्ड आपका, किस पर डिपेंड था? चालक तार के पदार्थ पे। यानी विभिन्न पदार्थों की समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के तार लिए जाएं तो उनके जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लंबाई कैसी है? सेम है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसे हैं? समान है। विभिन्न, लेकिन जो पदार्थ है वो डिफरेंट है। लंबाई समान है। यदि विभिन्न पदार्थ के समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के तार लिए जाएं तो उनके रेजिस्टेंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगला क्या है? टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए, ये चीजें पहला था आपका आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल, और आर क्या है? सॉरी, आर इनवर्सली, आर प्रोपोर्शनल एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। अब यहाँ से जब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, तो आर प्रोपोर्शनल L/a। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ गया रो L/a। अब रो क्या है यहाँ पे? रो एक कांस्टेंट है। रो क्या है? एक कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करता है? चालक तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। और इसी को, रो को क्या कहते हैं आप? ये आपका निकला, रो निकलेगा RA/L। रो क्या है आपका? कांस्टेंट।
रो क्या है आपका? कांस्टेंट है। और इसका मान किस पर डिपेंड करता है? चालक तार के पदार्थ पे डिपेंड करता है। और इसी को आप क्या कहते हैं? रो को विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसकी जो यूनिट होती है, रो की जो यूनिट होती है आर ए अपॉन एल, यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, दूसरी ओम सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए, चालक तार की लंबाई पर किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल एल। दूसरा, तार जितना लंबा होगा, अभी यही बताया था, जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा, चालक तार के क्षेत्रफल पर किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही कम होगा। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था, यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के तार लिए जाएं तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे? अलग अलग होंगे। नेक्स्ट था आपका, चालक तार के ताप पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे क्या था? किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यही बताया। और ये निकल के आया आपका रो आर ए अपॉन एल। रो क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका मान किस पर डिपेंड करता है? चालक तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। और इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। अब है विद्युत चालक एवं अचालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। पदार्थों को चालकता के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा? चालक और कंडक्टर। चालक कंडक्टर, अचालक यानी इंसुलेटर, और अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर। अब देखिए, सबसे पहला क्या है आपका? चालक है। चालक क्या है? चालक है आपका यानी ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो? बहुत संख्या में, बहुत अधिक संख्या में पाए जाएं। ये कह सकते हैं जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? आसानी से होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जितनी भी मेटल हैं, देखो, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या है? ये सब विद्युत के क्या है? चालक हैं। और जो आपका सिल्वर है, चांदी, विद्युत का क्या है? सबसे ज्यादा अच्छा चालक है। नेक्स्ट है आपका अचालक, इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं या फिर कुचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, चमड़ा, गंधक, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके इंसुलेटर। अब है आपको तीसरा है आपका अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। यानी सामान्यतः ये कैसे होते हैं? सामान्य अवस्था में ये कौन सी कैटेगरी में होते हैं? कुचालक होते हैं, चालक होते हैं, यानी नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन इनमें जब कुछ अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो फिर ये क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं आप? अर्धचालक। यानी वे पदार्थ जिनको चालकता, जिनको चालकों से काफी कम तथा अचालकों से अधिक, वे पदार्थ जिनकी चालकता
चालकों से काफी कम और अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ये पदार्थ सामान्य अवस्था में कैसे होते हैं? अचालक होते हैं। जब उनमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? आपके अर्धचालक हैं। ये हैं आपके अर्धचालक। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप से होता है? प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधों को कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है? तो प्रतिरोधों को संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और सेकंड होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार क्रम से जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संबंधित रहे। और धारक के लिए क्या होता है? केवल एक ही मार्ग रहता है, जिससे क्या होता है? जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। अब इसके लिए देखिए डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये आपका प्लस, एक ये प्लस, ये माइनस। ये पॉइंट ले लेंगे हम ए, ये पॉइंट ले लेंगे हम बी। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? आई। ये R1, ये R2, ये R3, और भी रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर सकते हैं हम। और करंट कितना है? सभी प्रतिरोधों के लिए, सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का जो मान है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। ये है। अब देखिए हमने कितने लिए हैं? इसमें तीन प्रतिरोध लिए हैं। एक लिया है R1, दूसरा लिया है हमने R2, और ये R3। कितने प्रतिरोध लिए हमने? तीन, और भी ले सकते हैं। तो माना तीन प्रतिरोध कितने हैं? R1, R2 और R3। कौन से क्रम में? ये जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। और इनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है? V1, V2 और ये V3। तो कितने रेजिस्टेंस लिए हमने? तीन ही लिए यहाँ पे, R1, R2 और R3। समय कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? ये हो रही है आई करंट। और इनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V1, V2 और V3। अब आपने पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या पढ़ा था? V/I इक्वल R, यही पढ़ा था। अब देखिए ओम के नियम से देखेंगे हम। पहले प्रतिरोध के लिए निकालेंगे तो V1 इक्वल कितना हो जाएगा? धारा का मान समान है, IR1। दूसरे के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा?
IR2। तीसरे के लिए हो जाएगा V3 इक्वल IR3। यही हो जाएगा। अब हम मान ले रहे हैं कि बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि माना बैटरी का विभवांतर कितना मानना है हम, V। तब V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V1 की वैल्यू कितनी है, ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है और ये क्या है आपकी V3 की वैल्यू है। तीनों को हम क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हो जाएगा V इक्वल IR1 IR2 IR3। सब में से I क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपका R1 R2 R3। इस I को इधर लाएंगे, इसको लिख देंगे V अपॉन I इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। इसकी जगह V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के। V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के। V अपॉन I होता है R के इक्वल। V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर दो, V इक्वल IR पढ़ा है आपने, तो IR इक्वल I R1 R2 R3। I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का क्या है, ये तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ से क्या निकला, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो आगे देखिए, तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया आपका R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर। आगे देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा कैसी रहती है, समान रहती है। दूसरा क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड है आपका, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नेक्स्ट रहेगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन ये कौन सा है, पैरेलल। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है यानी जो प्रतिरोध हैं उनके सिरों के विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, समान होती है। अब ये कौन सा है हमारा, समांतर। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परपथ के एक बिंदु A तथा दूसरे सिरों को एक दूसरे बिंदु B के से जोड़ा जाता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो सर्वनिष्ठ बिंदुओं के बीच होता है। सभी प्रतिरोधकों का जो विभवांतर है वो कैसा होता है, समान, बट धारा क्या रहती है, अलग अलग रहती है। धारा का मान अलग अलग रहता है। देखिए
हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये प्रतिरोध हो गया आपका R1, एक हो गया R2, एक हो गया आपका R3। यहाँ पॉइंट ले लो B, यहाँ पॉइंट ले लिया A। ये हो गई आपकी बैटरी, ये हो गई आपकी कुंजी K, ये हो गई कुंजी K। ये प्लस माइनस बैटरी, ये हो गई आपकी बैटरी। और यहाँ से करंट फ्लो हुआ आपका I, ये I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I3। यानी कितने प्रतिरोध लिए हैं हमने? लिए हैं रेजिस्टेंस 3। तुम्हारे 3 प्रतिरोध कौन कौन से? R1, R2, R1, R2 और R3। और ये बिंदु A और B के बीच कौन से क्रम में जोड़ा गया है? इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनके धाराओं के मान R1, R2 और R3 में जो धाराओं की वैल्यू है वो कितनी है? I1, I2 और I3। यही है I1, I2 और I। ओम का नियम पढ़ा था आपने, V अपॉन I इक्वल R। पहले प्रतिरोध के लिए धारा का जो मान होगा I1 इक्वल V अपॉन R1। विभवांतर कैसा है? सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का जो मान है वो कैसा है? समान है। I3 इक्वल V अपॉन क्या हो गया? R3। A और B पे आने वाली कुल धारा का मान क्या हो? I हो। तो टोटल करंट I1, I2, I3 वैल्यू रखेंगे। I इक्वल I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। यही हो गया, ये हो गया I इक्वल V कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ओम का नियम पढ़ा था, तो I की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 कैंसर। 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अर्थात समांतर क्रम में, ये कौन सा है आपका समांतर क्रम? समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो किसके बराबर होता है? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या क्या है समांतर संयोजन के नियम? क्या है? सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होगा? समान। विभवांतर क्या होगा आपका? समान। धारा क्या होगी? उनके प्रतिरोधों के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। और समांतर क्रम में संयोजित जो प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है या व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मीन्स
1/r, यानी प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम है। और ये क्या है, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये 3 प्रतिरोध हैं, 4 भी हो सकते हैं, एन टर्म्स तक ले सकते हैं। ठीक है। देखिए तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लिख रहा था, आपका निकला था R इक्वल R1 R2 प्लस R3। ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम। एक फॉर्मूला पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध का, रो इक्वल आर ए अपॉन एल। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है आपका, प्रतिरोध। ए क्या है आपका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और एल क्या है आपकी तार की लंबाई। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।